नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल 4 जून को बदलने वाली है सरकार, देश के युवाओं की करेंगे मदद। आखिरकार क्यों दोस्तों एक बार फिर से नीट का पेपर हुआ लीक। प्रियंका गांधी हुई नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला। कहा यह है युवाओं का भविष्य। बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी के राज में दोस्तों पेपर लीक एक तमाशा बन चुका है और क्यों आखिरकार दोस्तों चाचा शिवपाल ने दे दी प्रशासन को चेतावनी। कहा फिलहाल बदायूं में हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा, तमाम थानों का घेराव करेंगे हम। और क्यों अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पर साधा निशाना। कहा तीसरे चरण में आज बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि फिलहाल अग्निवीर योजना से लेकर पेपर लीक तक में मोदी सरकार नाकाम है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश को प्यार से सींचने की ज़रूरत है, क्योंकि देश हमेशा भाईचारे से ही आगे बढ़ता है, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में दोस्तों देश को पीछे धकेला है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है, क्योंकि दोस्तों आज 7 तारीख है और आज तीसरे चरण का चुनाव है। आज तीसरे चरण के चुनाव में राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। मैं पहले भी कहा है दोस्तों, मैंने भी और फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी के सपोर्ट में ही कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि मीडिया और देश के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि अब ये सरकार चली जाए। जाहिर सी बात है, इसने पिछले 10 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। जो महंगाई गरीबी वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में दोस्तों ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना सबसे ज़बरदस्त काम होगा। इसीलिए दोस्तों हम सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, सपोर्ट करना है तो इंडिया गठबंधन को करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो ताकि देश के युवाओं का भविष्य सुधर सके। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कन्हैया कुमार बोले जीत कर वापस आऊँगा, दिल्ली की जनता का भरोसा जीतूंगा। दरअसल आपको बताते चले कल कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया। कन्हैया कुमार के नामांकन दर्ज करने के दौरान आप नेता जो है यहाँ पर गोपाल राय भी वहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार का पर्चा भरवाने वो भी उनके साथ गए थे। आपको बताते चले कांग्रेस और खास करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। आपको बता दें अब असली परीक्षा है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सपोर्ट करेंगे कन्हैया कुमार का। और सबसे बड़ी बात, आज चुनाव के दिन ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होना है। आपको याद होगा पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दी जा सकती है। हालांकि अब बेल मिलेगी या नहीं ये नहीं पता है। आज जब बहस होगी तब इस दौरान चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ज़्यादातर यही माना जा रहा है कि केजरीवाल को बेल मिल सकती है। हालांकि अगर मोदी सरकार ने कुछ कर दिया इधर उधर टांग अड़ाई तो शायद दोस्तों केजरीवाल की बेल रुक भी सकती है। आपको बताते चलें फिलहाल ये जो मैटर है, कन्हैया ने वहाँ से नामांकन भर दिया है। इस बार कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में सीधा मुकाबला है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों के लवलीन के जाते ही नए अध्यक्ष जिन्होंने दिल्ली का पद संभाल लिया है, उन्होंने आते ही कन्हैया कुमार को जिताने का लोगों को में वो भर दिया दम। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्हैया को सपोर्ट करना है और हमारे पहले के गिले शिकवे सारे भूलकर बस कन्हैया कुमार को जिताने का काम करना है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जितनी ज़्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन उतनी ज़्यादा वो जीत के नज़दीक पहुंचता चला जाएगा। बीजेपी को हराना है दोस्तों तो एक चीज़ ज़रूर करना होगी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आज तीसरे चरण से पहले ही अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, तीसरे चरण में सूपड़ा साफ होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बस अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। ऐसे में दोस्तों जैसे ही वोटिंग शुरू होगी बीजेपी की तीसरे चरण की उम्मीद भी टूटने वाली है, क्योंकि जो जनता का मूड दिखाई दे रहा है उसमें तो एक ही चीज़ सामने आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को अब कोई वोट नहीं देना चाहता। बहुत दिनों से ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन देश वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। उल्टा देश में नफरत फैला दी गई। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी कम नहीं हो रही है और मोदी सरकार की जुमलेबाजी वैसी की वैसी है।
आप समझिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो दोस्तों 2014 वाला है, यानी कि 2014 का मैनिफेस्टो 2024 में सुनाना है। 10 साल बाद भी वही घिसी पिसती बातें, हम ये करेंगे वो करेंगे, और युवाओं के लिए कोई बात नहीं, और ST OBC के लिए कोई बात घोषणाएं नहीं की गई, आरक्षण के लिए कुछ वादा नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण से लेकर तो तमाम मुद्दों पर बात है। मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, सरकार की जो नीतियाँ है दोस्तों, सरकार के जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त देश की जनता ने तय कर लिया है दोस्तों कि फ़िलहाल भाजपा को सत्ता से हटाना है, देश के संविधान को तत्काल में बचाना है। तत्काल इसलिए बोल रहा हूँ कि देश का संविधान बहुत ही ख़तरनाक हाथों में चला गया है। अगर ऐसे हाथों में दोस्तों देश का संविधान रहेगा तो हम और आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल बनता है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए सबसे पहला उसूल दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। इस वक्त जो ये सारी बातें हो रही हैं, जो सपोर्ट की बातें हो रही हैं, सिर्फ इसीलिए हम कर रहे हैं कि आपके पास अभी ही मौका है दोस्तों। उसके बाद 5 साल के लिए सरकार चुन ली जाएगी और उम्मीद यही है कि इंडिया गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। जितने लोग उसे सपोर्ट करेंगे उतना इंडिया गठबंधन मजबूत होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल डर गई भारतीय जनता पार्टी, तो दोस्तों अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर में करा दी तोड़फोड़। दरअसल दोस्तों बीजेपी को डर लगने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, अभी से इनको दिख गया है। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, KL शर्मा के उतरने के बाद दोस्तों कि स्मृति ईरानी जो है, अब उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस की तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इसको लेकर काफ़ी भड़कते हुए नज़र आए हैं किशोरी लाल यानी कि KL शर्मा। उनका कहना है कि ऐसी हरकतें कर कर बीजेपी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि यहाँ की अमेठी की जनता ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, इसीलिए वो लोग डर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, KL शर्मा कोई बच्चे नहीं है या फिर अभी से राजनीति में नहीं जुड़े हैं, राजीव गांधी के समय के हैं वो। और दोस्तों KL शर्मा आप समझिए अमेठी की नस नस को जानते हैं, उन्हें पता है कि अमेठी में क्या है क्या नहीं। अब से पहले हमेशा नॉन स्टॉप अमेठी की सीट कांग्रेस ही जीतती थी। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, कांग्रेस ने राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था। उसके बाद 2019 में स्मृति ईरानी हारने के बाद भी वहाँ पर 14 में काम करती रहीं, तो 2019 में वहाँ की जनता ने स्मृति को जिता दिया और राहुल गांधी कुछ वोटों से हार गए थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने चाल चली, अब की बार राहुल रायबरेली से, तो किशोरी लाल जी को वहाँ से उतारा गया अमेठी से। तो दोस्तों आप समझिए उनकी जीत देखकर बीजेपी तोड़फोड़ करवाने पे उमादा हो गई है। खैर ये तो बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं कि जब भी बीजेपी चुनाव हारने लगती है दोस्तों तो वो इस तरीके की हरकतें करती है। मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि जब हारने की कगार आई तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी दोस्तों जो बड़े बड़े बोल बोलती हैं वो हारने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से डरी बीजेपी कि आज वाकई में केजरीवाल को मिल जाएगी बेल। हालांकि दोस्तों जज साहब ने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केजरीवाल को बेल मिल सकती है। आपको बताते चले पिछली बार जब आखिरी तारीख दी थी तो कोर्ट के जज ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए केजरीवाल को बेल दी जा सकती है, इस तरीके की बात कही थी। तो दोस्तों माना यही जा रहा है कि एके वापस आ सकते हैं, शायद आज उनकी बेल हो सकती है। लेकिन आपको बताते चले एके को मुझे लग रहा है बीजेपी रोकने की पूरी कोशिश करेगी कोर्ट के फैसले को बदलने की, क्योंकि ये तो आप जानते ही अदालतों पर और जजों पर दबाव डालना बीजेपी की पुरानी आदत बन चुकी है। मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल जेल से बाहर तभी आ सकते हैं जब चुनाव ख़त्म होंगे। हालाँकि अब 3 चरणों के चुनाव तो हो ही गए दोस्तों। अब अगर केजरीवाल आते भी हैं तो आधा उनका समय तो बर्बाद चला ही गया, बल्कि आधा क्या पूरा थोड़ा ही समय बचा, अब 2 चरणों के बचे इसके बाद। लेकिन अगर केजरीवाल आ जाते हैं दोस्तों तो इससे और भी ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा तो हो सकता है केजरीवाल के आने से, क्योंकि कम से कम वो पार्टी में जो चल रहा है वो देख लेंगे और बाहर की जो स्थिति है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को आज बेल मिलती है तो अच्छा ही होगा विपक्ष के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दोस्तों ना सिर्फ बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाएंगे निकलते से ही जेल से, बल्कि वो तमाम किस्से भी सुनाएंगे और इससे दोस्तों बीजेपी और कमज़ोर होगी। देखिए ये बात तो सच है कि जो लोग जिस नेता को पसंद करते हैं वो उसको देखकर वोट ज़रूर करते हैं दोस्तों, अगर वो किसी के सपोर्ट में बात करता है तो।
यही कारण है जो अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से पहले ही बीजेपी में डर की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल बाहर आए दोस्तों तो बीजेपी के ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर मामला निपट जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा। दरअसल दोस्तों, देश में अब पेपर नहीं रहे बल्कि लीक होने की मशीन बन चुके हैं। कोई सा तो ऐसा पेपर हो जाए दोस्तों जो बिना लीक हुए हो जाए। दरअसल जैसे ही दोस्तों बाकायदा युवा पेपर देकर आते हैं, उसके एक दिन बाद या फिर 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि अब पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि लीक हो गया था पेपर। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबर आ रही है। देश के 24 लाख युवाओं का भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों में करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा है ये सिलसिला, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे, या युवाओं को बदलने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ जो कानून पास हुआ था वह कानून कहाँ है, लागू क्यों नहीं होता है? इसलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार जो है, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पत्र का संकल्प पेपर लीक बंद होगा। हमने मतलब उनका कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने हमारे न्याय पत्र में संकल्प लिया है कि हम पेपर लीक को बंद कर रहेंगे। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी खाली पद भरे जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा, हम ये कर दिखाएंगे। यानी कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है युवाओं से कि हम पेपर लीक बंद कर रहेंगे, वो हम कर दिखाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कैलेंडर में नौकरियां निकलेंगी और खाली पदों को भरा जाएगा। सिंपल सी बात ये दोस्तों, कांग्रेस ही इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारी को दूर कर सकती है। सुदेश लेहरी हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है। उन्होंने खुलकर तो दोस्तों नहीं बोला, लेकिन वो बातों ही बातों में ऐसी बात बोल गया दोस्तों जिसको सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुदेश लेहरी जो कृष्णा के साथ कॉमेडी करते थे, उन्होंने अपने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि आजकल चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। हम गए थे हमारे रिश्तेदार के यहाँ, चोरी हो गई, तो आप सतर्क रहिए, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोग चोरियां कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों, सुदेश लेहरी भले ही चोरी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी बात में मोदी सरकार को ताना भी था कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोग अब चोरियां करने लगे हैं। तो आप समझिए दोस्तों, ये तो सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है। खैर, सरकार सिर्फ ये कहकर हाथ उठा ले कि भजिए तल लो, चाय बेच लो, ये भी एक रोज़गार है, तो वाह भैया, फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ नए ईजाद कर दिया। मतलब कि आप समझिए ऐसी बेवकूफ़ी वाले जो जवाब है वो कौन देता है कि अगर कोई 10 रुपये कमा रहा है, 200 कमा रहा है, तो वो भी मोदी की वजह से कमा रहा है। भजिए बेचना भी एक बिज़नेस है। तो क्या नरेंद्र मोदी से पहले ठेले नहीं लगते थे? नरेंद्र मोदी से पहले कोई चाय नहीं बेचता था? उसे नहीं पता था कि हम चाय बेच के, समोसा बेच के, भजिए बेच कर भी पैसे कमा सकते हैं? लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर पढ़ लिख कर ठेला ही लगाना है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? ठेला ही यूँ ही लगा लेगा इंसान दोस्तों। और हालांकि मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि कोई ठेला लगाना छोटे या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों अगर हमने पढ़ाई की है जिस चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए की है, ठेले से इंसान कितने पैसे कमाएगा दोस्तों? दिन भर के 100, 200, 300, 400, 500, बस इससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकता वो। लेकिन मोदी सरकार की नाकामी इसी से दिखाई देती है कि वो लोगों को भजी बिकवाना चाहती है। वो चाहती है कि पूरे देश के जो युवा हैं, वो जो पढ़ लिख कर दोस्तों जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, वो जो है समोसे के ठेले लगाएं, चाय बेचें और भजिए तलकर बेचें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हिसाब से यही रोज़गार है दोस्तों। और राहुल गांधी के हिसाब से रोज़गार क्या है ये सब जानते हैं। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है दोस्तों। एक पढ़े लिखे इंसान की सोच भी पढ़ी लिखी होती है। और एक दोस्तों आप समझिए, प्रधानमंत्री की सोच वही है दोस्तों, भले ही वो बुज़ुर्ग हों लेकिन उनकी सोच दोस्तों बहुत छोटी है। उनके हिसाब से चाय समोसा बेचना ही बस हो गया आपका। अगर आपने डिग्री ली है तो यही करते फिरो आप। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंगना राणावत पर भड़क गए तेजस्वी बोले वो मोहतरमा है कौन, मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ। दरअसल दोस्तों ये बात सच भी है। हर कोई दोस्तों कंगना राणावत को नहीं पहचानता। कंगना राणावत कौन है, क्या है उसका बैकग्राउंड दोस्तों, हर कोई नहीं जानता। और ख़ास करके आजकल के नौजवान तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि कंगना पहले की हीरोइन है, बहुत पहले से आई हुई हैं वो। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव की जगह उन्होंने अपनी पार्टी के तेजस्वी सूर्या को खड़ी खोटी सुनाई। कहा कि तेजस्वी सूर्या एक गुंडा है, हाथों में मछली लेता है, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन वो ये भूल गई थी कि तेजस्वी सूर्या तो बीजेपी का ही नेता है।
जो कि आए दिन विवादों में घिरा रहता है। कर्नाटक का नेता है दोस्तों, वो कभी इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है, कभी लोगों को इसलिए नौकरी से निकलवा देता है कि वो मुसलमान है, और आए दिन घिरा रहता है। तो कंगना राणावत दोस्तों भले गलती में ही सही, लेकिन जमकर तेजस्वी सूर्या के क्लास लगा गए। गलती ही सही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बोल दिया। बोलना वो तेजस्वी यादव के बारे में चाहती थी, लेकिन उल्टा हो गया। बीजेपी के लोग भी अपना सर पकड़ पकड़ के दीवार पर मार रहे होंगे कि किस बेवकूफ़ को हमने टिकट दे दिया, जो अपने ही नेताओं को उल्टा सीधा बोल रही है। पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, इससे पहले भी कंगना राणावत फंबल मार चुकी हैं। उनके हिसाब से देश 2014 में आज़ाद हुआ दोस्तों, और देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो बाबा साहब भीम अम्बेडकर थे उनके हिसाब से। तब आप समझ सकते हैं कि कंगना राणावत का ज्ञान जो है वो कितना सारा है। सॉरी, जो है यहाँ पर एक तरीके से जो कंगना राणावत की बातें हैं दोस्तों वो सर से ऊपर निकल जाती हैं। उनके हिसाब से देश की आज़ादी 2014 के बाद मिली, जब नरेंद्र मोदी आए, वरना देश तो दोस्तों पहले से आज़ाद था ही नहीं। आप समझिए, इस देश के सबसे बड़े महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस देश को न सिर्फ आज़ादी दिलाई, बल्कि इस देश के सबसे पहले हीरो भी वही हैं दोस्तों। भले ही कंगना राणावत जैसे लोग, टुच्चे लोग दोस्तों, गांधी जी को बुरा भला बोलने के लिए, चुनाव जीतने के लिए गांधी जी को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इनके प्रधानमंत्री जब देश जाते हैं, इनके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंगना राणावत के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश आज़ाद कराया था। मेरे हिसाब से दोस्तों नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाते हैं विदेश में, तो गांधी जी की वजह से उनकी रिस्पेक्ट होती है। वो खुद भी विदेशों में जाकर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सम्मान से हाथ जोड़ते हैं। लेकिन वो सब दिखावा है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने तमाम ये जितने भी सांसद इन सबको अगर कोई दोस्तों वो देता है ट्रेनिंग, तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वरना आप समझिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते हैं हम संविधान कभी नहीं बदलेंगे, कांग्रेस झूठ फैला रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का ही नेता दोस्तों ये कहता है जाकर कोर्ट में कि हमें संविधान बदलना, और याचिका दायर कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी की थी हमें संविधान नहीं बदलना, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता संविधान बदलने के लिए याचिकाएं दायर करते हैं। अब भाई नरेंद्र मोदी जी, उनमें इतना दम तो है नहीं, इतनी ताकत कि वो आपसे बिना पूछे ऐसा काम कर सकें। वो सब कुछ आपसे पूछ के जाते हैं, उसके बाद ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी दोस्तों दोहरा गेम खेलते हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों को लोकतंत्र से प्यार है उनको ये साबित कर दें कि हम कोई संविधान नहीं बदलेंगे। दूसरा, अंधभक्तों की खुशी कि अपने 2-4 नेताओं को भेज दें और कहें कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, उनसे ऐसी बयानबाजी करवाएं ताकि जो अंधभक्त खुश होकर वोट देना चाहते हैं संविधान बदलने को, वो ऐसे वोट दें। यानी कि दोनों तरफ से वोट लेने के लिए दोनों तरफ अच्छे रहो, डबल ढोल की जिन्हें हम कहते हैं। दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं है कि ये नाटक कोई नरेंद्र मोदी का देख नहीं रहा। एक तरफ कहते हैं कि भैया मैं तो मुस्लिम बहनों का भाई हूँ भाई, दूसरी तरफ रेपिस्टों को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि भैया हिंदुओं भाई बहनों के मंगलसूत्र छीन कर ये उन ज़्यादा बच्चे वालों को बांट देंगे, उनको बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से मुस्लिम या तो ज़्यादा बच्चे वाला होता है या फिर घुसपैठिया होता है। तो फिर नरेंद्र मोदी दोस्तों उनसे पूछेंगे कि जिसको कर्नाटक में सपोर्ट कर रहे थे वो रेपिस्ट क्या होता है, कैसे उन लोगों को दोस्तों करोड़ों रुपए उनके ऊपर निछावर किए जाते हैं। अगर रेपिस्टों को सपोर्ट ही करना है तो खुलेआम करिए, साफ कहिए कि हम तो रेपिस्टों के साथ खड़े हैं। कोई एक नेता नहीं है जिसके आपके एक नेता पर इल्ज़ाम लगा है, आपके तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर लड़कियों की छेड़छाड़, रेप और दोस्तों मर्डर जैसी घटनाओं के आरोप हैं। जब भी बीजेपी ने उनको टिकट दे के अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है। सारे हिस्ट्री शीटर बीजेपी में भरे पड़े हैं दोस्तों। अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखोगे आप तो शायद आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा गुंडा मवाली, लेकिन बीजेपी में 50% नेता ऐसे हैं जो दोस्तों गुंडे मवाली भी हैं और जिनका क्राइम में अच्छा खासा एक रिकॉर्ड है दोस्तों, जो क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं। तो पहले तो उनके ऊपर ही शिकंजा कसना चाहिए था योगी आदित्यनाथ को। अपने नेताओं को छोड़कर बाकी सबको बाहुबली बता देते हैं। मुख्तार अंसारी बाहुबली है, अतीक बाहुबली है, तो फिर राजा भैया क्या है, फिर टेनी मिश्रा क्या है, टेनी मिश्रा का बेटा क्या है जिसने खुलेआम किसानों को कुचल दिया, वो कौन है इनके हिसाब से? शायद वो संत होगा। फिलहाल